नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्या और आज के अंक में हम बात करेंगे पुणे स्थित उन्नत GMRT द्वारा पता लगाए गए रेडियो संकेतों के ग्रहण से जुड़े भौतिक तंत्र की। बताएंगे कैसे मापतोल और समय के मानकों का रख रखाव करती है CSIR NPL की SI यूनिट्स। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। रेडियो संकेतों के ग्रहण से जुड़े भौतिक तंत्र की पहचान। पुणे स्थित उन्नत विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को मिली पथ प्रदर्शक सफलता। IISF 2021 के कर्टन रेजर कार्यक्रमों की शुरुआत। इस बार 10 से 13 दिसंबर तक गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया जा रहा है विज्ञान का ये महाकुंभ। मापतोल के मानकों की संरक्षक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भारतीय स्वतंत्रता के साथ अपनी स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है CSIR का ये महत्वपूर्ण संस्थान। और देश दुनिया की ताजा वैज्ञानिक गतिविधियों पर एक नजर। पावर ग्रिड सुरक्षा के लिए विकसित स्मार्ट सिस्टम प्रोटोटाइप से लेकर प्रजनन कर सकने वाले रोबोट्स की जानकारी साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने उन्नत विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT पुणे का उपयोग कर अब उस भौतिक तंत्र की पहचान की है जो एक स्पाइडर मिलीसेकंड पल्सर द्वारा उत्सर्जित कम आवृत्ति वाले रेडियो संकेतों के ग्रहण या एक्लिप्स का कारण बनता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक उन्नत GMRT द्वारा दर्ज की गई अवरोध रहित फ्रीक्वेंसी ने इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्यादा जानकारी दे रही है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। पुणे के नजदीक स्थापित विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT ने कार्यकाल के 20 साल पूरे कर लिए हैं। 2001 में शुरू हुई इस सुविधा का 2013 से लेकर 2018 तक बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन का काम चला, जिसके बाद GMRT की संवेदनशीलता में काफी सुधार हुआ है। यह ब्रह्मांड में पल्सर सहित विभिन्न दिलचस्प वस्तुओं की जांच करने के लिए अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी सुविधा बन गई है। पल्सर तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है जो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक लाइट हाउस की तरह रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है। जब भी यह बीम हमारी दृष्टि की रेखा को पार करता है तो GMRT जैसे रेडियो टेलीस्कोप इन रेडियो तरंगों को पकड़ लेते हैं और हम रेडियो संकेत की एक झलक देखते हैं। इन संकेतों को प्रदर्शित करने पर यह दिल की धड़कन यानी ऊपर नीचे जाते हुए ECG सिग्नल की तरह दिखते हैं। अब टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र NCRA पुणे के एक वैज्ञानिक दल ने उन्नत विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग कर कॉम्पैक्ट बाइनरी सिस्टम में मिलीसेकंड पल्सर के ग्रहण तंत्र को समझने के लिए एक अध्ययन किया है। मिलीसेकंड पल्सर की तुलना अक्सर परमाणु घड़ियों से की जाती है क्योंकि वे रेडियो प्रकाश की आवधिक चमक को 1 सेकंड में कई सौ बार भेजते हैं। यह अक्सर एक तारे के साथ बाइनरी सिस्टम में मौजूद होते हैं। एक कॉम्पैक्ट बाइनरी सिस्टम में दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होने के कारण MSP से निकलने वाले चार्ज विकिरण अक्सर साथी तारे से सामग्री को उड़ा देते हैं। यही सामग्री कम आवृत्ति वाले रेडियो उत्सर्जन के एक्लिप्स या ग्रहण का कारण बनती है। Pulsars are rapidly rotating neutron stars. पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनकी आवधिकता बहुत तेज यानी मिलीसेकंड रेंज में होती है। इनमें से ज्यादातर बाइनरी सिस्टम में होते हैं। इनमें से कुछ प्रणालियों में यह बहुत सघन बाइनरी सिस्टम में है और उनमें हम ग्रहण देखते हैं। सूर्य या चंद्र ग्रहण में ठोस वस्तु होती है जो रोशनी को रोकती है, लेकिन इस मामले में साथी तारे से अलग होकर बाहर आई सामग्री अवरोध पैदा करती है। इस वजह से मिलीसेकंड पल्सर से उत्सर्जन की कम आवृत्ति आमतौर पर अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन उच्च आवृत्ति तब भी देखी जा सकती है। हालांकि मिलीसेकंड पल्सर का ग्रहण 1980 के दशक से पहचाना जाता है, लेकिन इस घटना का सटीक भौतिक तंत्र ज्ञात नहीं था।
इस प्रक्रिया को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने J1544+4937 नाम के एक स्पाइडर मिलीसेकंड पल्सर का अध्ययन किया। GMRT की अनूठी विस्तृत बैंडविड्थ संवेदनशील ऑब्जर्वेशंस द्वारा शोधकर्ताओं को स्पष्ट रूप से मापने का मौका मिला कि ग्रहण रेडियो आवृत्ति पर कैसे निर्भर करता है, विशेष रूप से बदलाव के दौरान जब पल्सर ग्रहण के अंदर जाता है और बाहर आता है। निर्बाध कवरेज के कारण हम पहली बार सही तरह से स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सके हैं, जो कि आवृत्ति की एक कार्य प्रणाली के रूप में पल्स उत्सर्जन की तीव्रता है। हमने जब साथी तारा हमारी दृष्टि की रेखा में नहीं था और जब हमारी दृष्टि रेखा में था, इन दोनों स्पेक्ट्रम का उपयोग किया। इससे पहली बार हम ये निर्धारित कर पाए कि इसका वास्तविक भौतिक तंत्र क्या है जो ग्रहण का कारण बन रहा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि साथी तारे से निकाले गए चुंबकीय पदार्थों द्वारा अवशोषण J1544+4937 के मामले में ग्रहण का कारण बन रहा था। GMRT की उन्नत सुविधाओं ने शोधकर्ताओं को इस प्रणाली में पहली बार ग्रहण के वास्तविक कारण का अध्ययन करने में सक्षम बनाया। This is just one glimpse. ये उस तरह के विज्ञान की एक झलक है जो GMRT के साथ किया जाता है। इसके अलावा भी अग्रिम पंक्ति अनुसंधान के कई अन्य क्षेत्र हैं। मुझे लगता है आज 35 से अधिक देशों के लोग हैं जिन्होंने GMRT का इस्तेमाल किया है। हर साल हमें ऐसी परियोजनाओं के बहुत सारे प्रस्ताव मिलते हैं जो GMRT से किए जा सकते हैं। वर्षों से GMRT का उपयोग ब्रह्मांड में विभिन्न घटनाओं और वस्तुओं की एक पूरी श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए किया जाता रहा है। फिर वो चाहे हमारे सूर्य का अध्ययन हो या अन्य सितारों के आसपास के ग्रहों की तलाश, हमारी आकाशगंगा का अवलोकन हो या दूरस्थ आकाशगंगाओं में विभिन्न घटनाओं की खोज। और अब उन्नत GMRT के लिए इस विशाल ब्रह्मांड की पूरी श्रृंखला तक पहुंच और भी आसान हो गई है। 28 नवंबर को नई दिल्ली स्थित पृथ्वी विज्ञान भवन सभागार में 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है। ऐसे में IISF 2021 और महत्वपूर्ण हो जाता है। 10 से 13 दिसंबर तक पणजी में मनाया जाने वाला विज्ञान का ये महाकुंभ भारत की अगले 25 वर्षों की कार्य योजना में एक अहम भूमिका निभा सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2021 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विज्ञान का यह महाकुंभ इस बार 10 से 13 दिसंबर तक गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया जा रहा है। IISF 2021 की औपचारिक घोषणा के बाद अब कर्टन रेजर कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते नई दिल्ली स्थित पृथ्वी विज्ञान भवन सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन, परमाणु ऊर्जा आयोग के सचिव KN व्यास सहित विभागों से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इनके अलावा विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर विजय भटकर सहित CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे ने ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर महोत्सव की रूपरेखा जारी करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत में विज्ञान सिर्फ शोध का विषय ही नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह ग्रहण किया जा रहा है। ऐसे में विज्ञान महोत्सव को हर शहर और गांव तक ले जाने की जरूरत है। आने वाले कुछ एक वर्ष हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि 25 वर्ष के बाद जब भारत विश्व पटल पर प्रथम स्थान पर खड़ा होगा और स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह मना रहा होगा और ये आकलन किया जाएगा कि इस सफल यात्रा के पीछे क्या राज रहा, तो मुझे लगता है कि इसका सर्वाधिक योगदान दिया जाएगा हमारी वैज्ञानिक क्षमता को और भारतीय वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व प्रतिभा को। IISF का उद्देश्य भारतीय ज्ञान के गौरव से युवा पीढ़ी को परिचित कराना और विज्ञान की उपलब्धियों से प्रेरित कर उनकी रचनात्मकता को जगाना है, क्योंकि रचनात्मक नवाचार से जुड़ा हुआ विज्ञान सामाजिक जीवन में सहजता लाता है। अपने 6 संस्करणों में IISF ने बड़ी संख्या में लोगों को जोड़कर इस लक्ष्य में सफलता हासिल की है।
और उम्मीद की जा रही है कि IISF 2021 में भी बड़ी संख्या में छात्र, युवा, शिक्षक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और आमजन जुड़ेंगे। इस बार के आयोजन में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर आगामी चुनौतियों के अनुरूप 12 कार्यक्रम रखे गए हैं। IISF 2021 जो 7वां एडिशन है IISF की इस यात्रा में, वो गोवा में होने जा रहा है 10 से 13 दिसंबर। इस समय की थीम है क्रिएटिविटी इन साइंस। तो इसको लेकर ये उत्सव पूरा होने वाला है। इस समय की विशेषता ये है कि आज़ादी के अमृत महोत्सवी वर्ष में इस IISF को मनाया जा रहा है। स्वाभाविक है इस विज्ञान के उत्सव में भी इन्हीं बातों का विचार करके कार्यक्रमों की योजना बनी है। आप सबका इस विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड IISF की एक रोचक गतिविधि रही है, जो खासकर छात्रों को रोमांचक जानकारी देने के साथ साथ प्रयोगात्मक प्रेरणा भी देती है। IISF ने अपने हर संस्करण में विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 7वें संस्करण में इस बार अमृत महोत्सव को यादगार बनाने वाली 3 रोचक गतिविधियों का प्रयास किया जाएगा। इनमें अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75 आजादी के 75वें वर्ष पर उपलब्धियों, कार्यों और संकल्प को दर्शाने वाली गतिविधियों के माध्यम से नई तरह के विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। लक्ष्य एक ही है, हर क्षेत्र में भारत को विश्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना। भारत में भौतिकी आधारित अनुसंधान एवं विकास को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1947 में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL की नींव रखी गई थी। देश अब आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस दौरान CSIR की इस घटक इकाई ने राष्ट्रीय मापतौल मानक संस्थान के रूप में खुद को स्थापित किया है। साइंस स्टोर में आज हम आपको NPL में मौजूद SI यूनिट्स की सैर करा रहे हैं, जो समय और मापतौल के मानकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाइयों का संरक्षण करती है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या समय के साथ ही शुरू होती है। सामान के हर लेन देन में माप और तौल का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी और सर्दी का अंदाजा भी हम तापमान के मानकों से लगाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये घड़ियां किलोग्राम, मीटर, थर्मामीटर जैसे उपकरणों के लिए मानक एक जैसे कैसे बने हुए हैं? तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं नई दिल्ली स्थित CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। इस राष्ट्रीय मापतौल मानक संस्थान को टाइम कीपर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लगातार अनुसंधान के द्वारा मापन के राष्ट्रीय मानकों SI यूनिट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना, रखरखाव और सुधार के साथ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर आधारित मात्रक ज्ञात करने, परिशुद्ध मापन साधनों और प्रक्रियाओं का विकास कर उद्योगों और राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद कर रही हैं। विश्व की लगभग 400 परमाणु घड़ियों में से 8 घड़ियां NPL के पास हैं। यहाँ के काल एवं आवृत्ति विभाग द्वारा इनकी देखरेख और रखरखाव किया जाता है। यहीं से भारतीय समय को एक रूपता के साथ पूरे देश में बांटा जाता है। अभी हाल ही में सुधार करते हुए नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल को 2.8 नैनोसेकंड की सटीकता के साथ भारतीय मानक समय उत्पन्न करने में सक्षम बनाया गया है। यहाँ हम भारतीय मानक समय उत्पन्न करते हैं, जो सीजियम परमाणु घड़ियों और सक्रिय हाइड्रोजन मेजर के बैंक पर आधारित है। हमारा टाइम स्केल, जिसे UTC NPLI कहा जाता है, UTC नामक टाइम स्केल पर आधारित है, जो BIPM फ्रांस द्वारा उत्पन्न किया गया है। हम न केवल अंतर्राष्ट्रीय समय के मानक में योगदान करते हैं, बल्कि भारतीय मानक समय भी उत्पन्न करते हैं, जो रणनीतिक क्षेत्रों से लेकर बैंकिंग, पावर ग्रिड, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं को प्रसारित किया जाता है। SI यूनिट्स के द्रव्यमान सेक्शन में किलोग्राम के मानक को संरक्षित किया गया है। 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम धातु से बना ये सिलेंडर किलोग्राम का अंतरराष्ट्रीय मानक प्रोटोटाइप है। इसी के द्वारा भार के मानक तय होते हैं। इसके अलावा भार के अन्य मानक भी यहाँ मौजूद हैं।
जिनका संरक्षण, रखरखाव और सुधार अब अत्याधुनिक तकनीक से किया जाता है। At NPL we have two responsibilities. एनपीएल में हमारी 2 जिम्मेदारियां हैं। पहली, RRSL को ट्रेसेबिलिटी प्रदान करना। भारत में 5 क्षेत्रीय और मानक प्रयोगशालाएं हैं। हर 3 साल में हम इनको ट्रेसेबिलिटी प्रदान करते हैं। वो इन्हें आगे प्रसारित करते हैं ताकि देश की भार और माप प्रणाली को बनाए रखें। दूसरा, रणनीतिक क्षेत्रों, दवा उद्योगों और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों को भी यह मानक प्रदान किए जाते हैं। Pharmaceutical industries and other scientific fields. माप की अन्य महत्वपूर्ण इकाई लेंथ एंड डायमेंशन मेट्रोलॉजी। एनपीएल के इस सेक्शन में लंबाई और डायमेंशन के परिशुद्ध मानकों का अध्ययन और संरक्षण किया जाता है, जिनका उद्योगों से लेकर आम जीवन तक हम सब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम पूरे भारत और सार्क देश के विभिन्न ग्राहकों को पता लगाने योग्य मापांकन सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्राथमिक मानक की मदद से लंबाई मीटर की एसआई इकाई का पता लगाते हैं, जो आयोडीन में स्थिर हीलियम नियॉन लेजर है और 633 नैनोमीटर तरंग लंबाई पर काम कर रहा है। इस प्राथमिक मानक का उपयोग कर हम लेजर हेड को जांचते हैं, जो आयामी माप के लिए इंटरफेरोमेट्री में उपयोग किए जाते हैं। इन प्राथमिक मानकों के साथ यहाँ लेजर हेड्स को परखा जा रहा है। एसआई यूनिट्स की तापमान एवं आर्द्रता माप की इकाई। तापमान कितना सेंटीग्रेड है, ह्यूमिडिटी का स्तर क्या है, इन मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने का मुश्किल काम यहाँ के वैज्ञानिक करते हैं। हमने तापमान के प्राथमिक मानकों को स्थापित किया है, जो पानी का ट्रिपल पॉइंट है, जिसे 273.16 केल्विन कहा जाता है, और ITS 90 के अंतर्राष्ट्रीय तापमान पैमाने में हमने 962 तक तरल नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट से स्थिर बिंदुओं को परिभाषित किया है, जो कि चांदी का फ्रीजिंग पॉइंट है। 962 which is freezing point of silver. हमारे घरों और सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी करने वाले बल्ब और अन्य उपकरण कितनी रोशनी दे रहे हैं, इन मानकों का सत्यापन एनपीएल एसआई यूनिट्स की ऑप्टिकल रेडिएशन मेट्रोलॉजी इकाई द्वारा किया जाता है। यह चमक तीव्रता माप सेटअप है। यहाँ हम किसी भी प्रकाश स्रोत को प्रकाश स्रोत की चमकदार तीव्रता को जांच सकते हैं। ये हमारे माप मानक है, जहां से हम प्रकाश उद्योग से जुड़े ग्राहकों को परीक्षण की सुविधा देते हैं। ये CFL, LED जैसे प्रकाश स्रोत के नमूने हमें देते हैं और हम उन्हें जांचते हैं। वोल्ट और एम्पियर मीटर तो हम सभी देखते हैं, लेकिन करंट के ये मानक कैसे तय होते हैं, ये आपको यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ वोल्टेज इकाई में देखने को मिल सकता है, जो वोल्टेज, तापमान और एम्पियर के मानकों की संरक्षक है। यह प्रोग्रामेबल जोसेफसन वोल्टेज मानक है। यह वोल्टेज का एक क्वांटम मानक है। इसे NPL-I में मुख्य रूप से वोल्टेज के मानक के रूप में पहचाना जाता है। इसका उपयोग पूरे देश में SI यूनिट वोल्ट के विचलन के लिए ट्रेसेबिलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। CSIR NPL अपनी SI यूनिट्स के द्वारा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला जैसे मापतौल मानकों पर अध्ययन, संरक्षण और सुधार के साथ सभी तरह के भारतीय उद्योग और सरकारी एजेंसियों को परिशुद्ध मापन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, जो सामान्य जनजीवन, उत्पाद निर्माण, वैज्ञानिक कार्यक्रमों और राष्ट्र की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत में SARS-CoV-2 के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन की प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया है। वायरस के रूपांतरण में हुई वृद्धि से वैक्सीन की प्रभावशीलता को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम मुख्य रूप से CHAdOx1 nCoV-19 यानी कोविशील्ड द्वारा संचालित हो रहा है।
ऐसे में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में भारतीय शोधकर्ताओं की एक बहुसंस्थागत टीम ने अप्रैल और मई 2021 के मध्य में कोविशील्ड वैक्सीन की वास्तविक प्रभावशीलता का आकलन किया है। द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीजेस पत्रिका में प्रकाशित इस तुलनात्मक अध्ययन के मुताबिक पूरी तरह टीकाकरण किए गए व्यक्तियों में वैक्सीन की प्रभावशीलता 63% पाई गई, जबकि मध्यम से गंभीर बीमारी के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण में वैक्सीन की प्रभावशीलता 81% पाई गई। वहीं वैज्ञानिकों ने पाया कि वैक्सीन ने डेल्टा वेरिएंट और वाइल्ड टाइप SARS-CoV-2 दोनों के खिलाफ स्पाइक विशिष्ट टी सेल प्रतिक्रियाओं को संरक्षित किया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ता ने एक ऐसा अनूठा स्मार्ट सिस्टम प्रोटोटाइप विकसित किया है जो शॉर्ट सर्किट से पावर ग्रिड की रक्षा कर सकता है। यह प्रोटोटाइप स्वचालित रूप से करंट को समानांतर शंट की तरफ मोड़ सकता है या फिर बढ़ते करंट को रोकने के लिए करंट के रास्ते में प्रतिरोध तैयार कर सकता है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति अक्सर पावर ग्रिड जैसे बिजली वितरण नेटवर्क में भी होती है, जिससे पावर ग्रिड को नुकसान पहुंच सकता है। हाल के वर्षों में सुपर कंडक्टर्स का उपयोग करते हुए एक नई फॉल्ट करंट लिमिटर तकनीक विकसित की गई है। भारतीय शोधकर्ताओं ने पारंपरिक SCFL के विपरीत एक नवीन स्वदेशी स्मार्ट सुपर कंडक्टिंग फॉल्ट करंट लिमिटर विकसित किया है। DST के उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के समर्थन से विकसित ये तकनीक तैयारी स्तर के चौथे चरण में है और इसके लिए एक राष्ट्रीय पेटेंट भी दायर किया गया है। देहरादून स्थित CSIR के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा विकसित जैव जेट ईंधन उत्पादन की घरेलू तकनीक को भारतीय वायुसेना के सैन्य विमानों में उपयोग के लिए औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। यह प्रमाणन विमानन जैव ईंधन क्षेत्र में भारत के बढ़ते विश्वास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम का प्रतिनिधित्व करता है। विमान की जीवन रेखा होने के कारण ईंधन का मानव युक्त उड़ान मशीनों में इस्तेमाल करने से पहले गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इस प्रौद्योगिकी का भी पिछले 3 वर्षों में गहन मूल्यांकन, जांच और परीक्षण किया गया है। परीक्षण एजेंसियों द्वारा विभिन्न जमीनी और उड़ान परीक्षणों के बाद यह स्वीकृति दी गई है। पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में यह हरित ईंधन वायु प्रदूषण को कम करेगा और भारत के शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्यों में योगदान देगा। दुनिया के पहले जीवित रोबोट्स जेनोबॉट्स बनाने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये रोबोट्स प्रजनन कर सकते हैं। अमेरिका के टफ्ट्स विश्वविद्यालय, वर्मोंट विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अफ्रीकी पंजे वाले मेंढक के हृदय और त्वचा से स्टेम सेल लेकर बनाए गए इन रोबोट्स का पिछले साल खुलासा किया था। इन्हीं पर किए गए प्रयोगों के बाद अब पता चला है कि वो खुद से आगे बढ़ सकते हैं और स्वयं को ठीक कर सकते हैं। हालांकि इनका तरीका पौधों और जानवरों में देखी गई प्रजनन विधियों के विपरीत है। कंप्यूटर द्वारा डिजाइन किए जाने वाले ये 1 मिलीमीटर से छोटे रोबोट्स अपने वातावरण में तैर सकते हैं और अन्य एकल कोशिकाओं को ढूंढकर बेबी जेनोबॉट्स को तैयार कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक लोग यही मानते रहे हैं कि रोबोट्स धातु या सिरेमिक से बने होते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वो किससे बने हैं, बल्कि वो क्या करते हैं ये अहम होता है। इन्हें एक तरह से बायो रोबोट्स कहा जा सकता है। यह नया शोध पुनर्योजी यानी रीजेनरेटिव चिकित्सा में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 सेक्टर 62 नोएडा 201309 उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।